Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 26 December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ current affairs topics लेकर. These topics are important for various examinations like UPSC, State PCS and SSC CGL or any kind of competitive examination where current affairs is mandatory. Ocean Naval Symposium. Recently, the 8th edition of the Indian Ocean Naval Symposium IONS Conclave of Chiefs, that is COC abbreviation, was conducted by Royal Thai Navy at Bangkok, Thailand. So you should know कि ये जो IONS का कॉन्क्लेव ऑफ चीफ हुआ था ये रिसेंटली थाईलैंड में कंडक्ट हुआ था एंड इट वाज कंडक्टेड बाय रॉयल थाई नेवी एट बैंकॉक. तो बैंकॉक के रॉयल थाई नेवी ने इसे कंडक्ट कराया था. अबाउट द इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम, इसके बारे में आपको इतना पता रखना है कि इंडियन ओशियन के जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स यहाँ पर आपको कलर करके दिए गए हैं. ये साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, यमन, ओमान, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे के सारे IONS के मेंबर स्टेट्स हैं और टोटल 25 इसके मेंबर स्टेट्स हैं एंड 9 आर ऑब्जर्वर स्टेट्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो 2023 का जो कॉन्क्लेव हुआ है, 2023 के कॉन्क्लेव में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है एंड दैट इज साउथ कोरिया. ओके, साउथ कोरिया इसमें ऐड हुआ है लेकिन ये ऑब्जर्वर स्टेट है, ऑब्जर्वर मेंबर है. यहाँ ये फुल मेंबरशिप में नहीं है. फुल मेंबरशिप 25 कंट्रीज के पास है और ये 25 कंट्रीज 2 साल में एक बार मिलते हैं. दैट इज द सिम्पोजियम हैज इट्स कॉन्क्लेव इन ए बाई एनियल फैशन. तो बाई एनियल मेथड से ये लोग मिलते हैं, यानी 2 ईयर्स में एक बार मिलते हैं. और IONS का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका स्टार्ट जो हुआ था वो इंडिया से हुआ था. इसे इंडियन नेवी ने शुरुआत किया था 2008 में. ओके, और 2 वर्षों तक फिर इंडिया ने ही इसे चेयर किया था. ऐसा रूल है कि जो भी जहाँ पर भी ये कंडक्ट होता है वहाँ की नेवी 2 वर्षों के लिए इसे चेयर करती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऐसा ही चलते आ रहा है. तो अभी 2023 से लेकर के 25 के लिए इसका चेयर कौन कर रहा है, तो थाईलैंड कर रहा है. इसके अलावा आपको और भी बातें पता रहनी चाहिए इसमें कि इट प्रोवाइड्स एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस ऑन रीजनली relevant maritime issues that would lead to common understanding on the way ahead. इसके अलावा आपको ये बात बिल्कुल पता रहनी चाहिए कि यहाँ इस कॉन्क्लेव में ये सारे नेवी मिलकर मैरीटाइम इश्यूज पर कुछ रिलेवेंट डिस्कशन करते हैं एंड इट इज़ एन इंक्लूसिव एंड ओपन फोरम. यहाँ पर सब अपनी अपनी बातें रखते हैं और कोशिश किया जाता है कि किस तरह से जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है वो ट्रेड के लिए या फिर किसी भी अदर पर्सपेक्टिव से पूरा सेफ हो और पूरा पीसफुल यहाँ पर सब कुछ चलता रहे. मैरीटाइम इश्यूज यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, बहुत ही पीसफुल सब कुछ यहाँ कंडक्ट होता रहे. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IONS. Recently, the Union Minister of Women and Child Development inaugurated the national program on Anganwadi cum creches in New Delhi. तो न्यू दिल्ली में स्मृति ईरानी, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ने नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेशेस का एक इनाग्रेशन किया था. सो वी शुड नो व्हाट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेशेस. क्रेशेस का मीनिंग होता है वो झूला जो बच्चे उसमें झूलते हैं जिसे पालना कहा जाता है. एंड द स्कीम अंडर विच इट इज़ डन, ये जो हुआ है नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेशेस, इस स्कीम को भी पालना स्कीम नाम दिया गया है. और ये स्कीम मिशन शक्ति के अंतर्गत शुरू किया गया था. मिशन शक्ति आप सबको पता है कि अप्रैल 2022 से इंडिया में स्टार्ट हो चुका था फॉर वुमेन, फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन. तो यहाँ हमें देखना है थोड़ा सा, पहले तो न्यूज़ को हम ठीक से देख लेते हैं कि न्यूज़ है क्या. तो ऐसा देखा गया है कि जो भी वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चे के कारण ठीक से काम नहीं कर पाती है या फिर उनको अपना काम छोड़ना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो. तो उनके बच्चे के लिए एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट रहे फॉर देयर न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. तो उसके लिए ये फैसिलिटी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से मिशन शक्ति के अंतर्गत कि आंगनबाड़ी के अंदर क्रेशेस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा. यानी कि आंगनबाड़ी के अंतर्गत एक क्रेशेस, क्रेशेस का मीनिंग होता है पालना, लेकिन मीनिंग यहाँ ये है कि जो आंगनबाड़ी सेविका है, वहाँ जो स्टाफ हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, वो अब छोटे छोटे बच्चे का, यानी कि 3 to 6 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको पूरा देखभाल करेगी और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में अपना पूरा पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो देंगी. मतलब वो स्टाफ का वो काम होगा कि ये जो बच्चे हैं इनको संभालना, ताकि इनकी माएँ
जहाँ कहीं भी काम कर रही हैं वो जाकर काम करें, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हो। ओके, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो भी हो, तो महिलाएं अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर अपने काम करने के लिए वो जा सकती हैं। और इसी फैसिलिटी को यहाँ पर क्रेश कहा जा रहा है। और ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया में टोटल 17,000 इस तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगे, इस तरह के फैसिलिटी इस्टेब्लिश किए जाएंगे 17,000 आंगनबाड़ी सेंटर्स में। करेंटली 5,222 आंगनबाड़ी सेंटर्स में ऐसा फैसिलिटी अप्रूव कर दिया गया है। सो इन कमिंग टाइम्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये कितना रिजल्ट लाता है, कितना अच्छा रहता है। आई होप कि ये बहुत ही अच्छा एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द वर्किंग वुमेन, क्योंकि बहुत सारी वुमेन हैं जो अपना काम छोड़ देती है अपने बच्चों के लिए। सो द प्रोवाइड टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर, आई एम सॉरी मैंने 3 to 6 ईयर्स कहा था। यहाँ 6 महीने के बच्चे से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को वो महिला इन सेंटर्स में छोड़कर जा सकती हैं। क्योंकि अगर बात करें मैटरनिटी लीव की, तो कोई भी महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे उसके नौकरी से या कोई भी जॉब है तो वहाँ उसे 18 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलता है। इवन कहीं कहीं तो 22 मंथ का भी प्रोविज़न है। सो इस तरह का मैटरनिटी लीव मिलता है, लेकिन ये जन्म के 6 महीना पहले लेती है, फिर उसके बाद में वो ले सकती है। लेकिन आफ्टर ऑल एक टाइम तो ऐसा आएगा कि उसे अपने बच्चे को छोड़कर काम पर जाना है, तो ये क्रेश फैसिलिटी उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। द सेंट्रल एम ऑफ आंगनवाड़ी कम क्रेसेस इज टू मीट द डिमांड फॉर क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। तो इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है। नेशनल क्रेश स्कीम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड रीनेम्ड एज पालना स्कीम अंडर द सब स्कीम सामर्थ्य ऑफ मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति जो 2022 में शुरू हुआ था, उसके अंडर ये स्कीम चलाया गया है, पालना स्कीम, जिसे कि नेशनल क्रेश सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड था इस टॉपिक से। आई होप एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली फेम इंडिया फेज 2 वाज इन न्यूज। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दिया है अपना, टू एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 स्कीम्स बाय एटलीस्ट 3 more years। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फेम इंडिया फेज 2 आखिर है क्या। अगर हमें ये बात पता चल जाए, अच्छे से हम इसको समझ लें, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। फेम का फुल फॉर्म आप अगर देखें तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी ईवी है या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड आप सबको पता होगा कि ऐसे कार होते हैं जिसकी माइलेज बहुत अधिक होती है। जैसे टोयोटा के कुछ कार आते हैं, जैसे हाईराइडर टाइप के कुछ कार आते हैं। तो कार तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो माइलेज उसमें 25-26 की दे देती है। तो इस तरह के व्हीकल को हाइब्रिड कहा जाता है, जिसमें कि बहुत ही कम पेट्रोलियम की खपत होती है। तो ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडॉप्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स भी इनका मैन्युफैक्चरिंग करें। इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है जिसका नाम है फेम, और इसे लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा। सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, और ऐसा सपोज किया जा रहा था, इट वाज सपोज टू एंड ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 में इसे ख़त्म हो जाना था इस स्कीम को। लेकिन ऐसा देखा गया कि लोग अभी उतना तैयार नहीं हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली आ रहे हैं, और इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कॉस्ट आ रहा है। तो ना तो मैन्युफैक्चरर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहे थे, ना ही पब्लिक इसको खरीदने में उतना ज़्यादा इनकरेज फील कर रहे थे। दैट्स वाई इसको अदर 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था। दैट मीन्स अब ये 31 मार्च 2024 में ये स्कीम एंड होने वाला है। तो इस पर जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री है, इसने सुझाव दिया है कि नहीं नहीं, इसे 2024 में ख़त्म मत कीजिए, कम से कम 3 वर्षों के लिए, 3 ईयर्स के लिए इस स्कीम को और बढ़ाया जाए, ताकि लोग और ज़्यादा इनकरेज हों। इसमें लोगों को मोटिवेशन और मैन्युफैक्चरर को जो इंसेंटिव्स है उसकी अभी और ज़रूरत है, तो और अभी 3 साल के लिए इसे बढ़ाया जाए। तो ये करीब 10,000 करोड़ का एक आउटले है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें इस्टेब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशंस कहा जाता है कि सरकार अपना ये प्लानिंग रखती है कि 3x3 का ग्रिड में चार्जिंग स्टेशन हो, यानी कि हर 3 किलोमीटर आप कहीं भी जाएं तो कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन तो आपको दिख ही जाए, जहां पर आप अपना ईवी को चार्ज कर सकें। चाहे वो ईवी 2 व्हीलर हो, चाहे वो ईवी 3 व्हीलर हो, उसे आप चार्ज कर सकें। तो सबसे पहले तो चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये है एक ऑब्जेक्टिव फेम का। दूसरी बात,
इंसेंटिवाइज बायर्स, जो भी बायर्स हैं उनको खरीदते समय, सिर्फ खरीदते समय कुछ इंसेंटिव्स मिले, उनको कुछ टैक्स में छूट मिले, या तो फिर उनको जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, और सब व्हीकल की बात करें अगर, तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेज उन्हें ना देने पड़े। या फिर और भी ढेर सारी बातें हैं। अगर आप कभी ईवी खरीदने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा एक पेट्रोलियम बाइक पर लिया जाएगा, उससे बहुत कम चार्ज आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक ईवी पर लिया जाता है। अगर ईवी पर भी गवर्नमेंट बराबर चार्ज ले पेट्रोलियम बाइक के जितना, तो शायद ईवी का दाम बहुत अधिक हो जाए जितना आज अभी बिक रहा है जितने में। पब्लिसाइजिंग बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और फेम इनिशिएटिव का, फेम स्कीम का एक और वे है उसको इम्प्लीमेंट करने का, कि पब्लिसाइज किया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है क्या आखिर? तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हमारा जो गवर्नमेंट का अपना फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, वो बहुत खाली होता है जब हम बाहर से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। तो वो पेट्रोलियम हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो हमारा बढ़ेगा, फॉरेक्स जिसे कहते हैं आप, तो वो हमारा बढ़ेगा। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ईवी का अगर हम अपने यहाँ, चूँकि पूरा वर्ल्ड अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर अगर ईवी की तरफ शिफ्ट हों, तो वर्ल्ड में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे ईवी का, एंड इन दैट केस हमारे यहाँ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। इसके अलावा जैसे ही पेट्रोलियम के जितने भी व्हीकल्स हैं वो जब चलना बंद होंगे, तो पॉल्यूशन में भी एक रिडक्शन आएगी, और उसके कारण कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी हमारे यहाँ पर कुछ डिक्लाइन देखा जाएगा। सो ये सारी बातें हैं, और मेन बात जो आपको याद रखना है कि ये 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाना था, और अब रिकमेंडेशन आ गई है कि इसे 2024 भी नहीं, 2027 तक कम से कम चलाइए। तो बेसिक बात आपको ये पता रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने अभी तुरंत कहा, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इस स्कीम में जो थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट है, उसमें प्राइवेट व्हीकल्स के अलावा कमर्शियल व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में प्राइवेट व्हीकल्स, ऑब्वियस सी बात है, टू व्हीलर्स में तो रैपिडो के लिए तो लोग नहीं लेगा ना, लेगा भी तो गवर्नमेंट उसमें इंसेंटिव तो दे ही रही है। अंडर द स्कीम ऑफ फेम टू, डिमांड इंसेंटिव, द डिमांड इंसेंटिव फॉर द E2V हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹15,000 kilowatt hour from 10,000 kilowatt hours, with an increase in cap from 20% to at most 40% of the cost of the vehicle। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक मैंने इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था आपको प्रोवाइड कर दिया है, शायद एग्जाम में आपके काम आ जाए। रिसेंटली रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि रशियन मिलिट्री हैज रिपोर्टेडली स्ट्रक नॉर्वेजियन नेसेम्स एंड फ्रेंच कोरेटेल NGAD सिस्टम्स एट द स्टैरोकोस्तियान्तिनी एयरफील्ड इन द खमेलनित्स्की रीजन, जो यूक्रेन में है। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रशिया यूक्रेन वार को अब 2 इयर्स होने जा रहे हैं, बिकॉज फरवरी 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड फरवरी 2024 में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 2 महीने में आ जाएगा। सो इस वार को अगर देखें तो 2 महीने हो गए हैं, सॉरी 2 साल हो गए हैं। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं शुरुआती समय से, बिल्कुल इनिशियल से, तो ये वार तो 2014 से ही शुरू हो गया था, जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, उसे हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था। तो हमारे लिए तो वो एक अलग ही टाइमलाइन है। लेकिन 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर एक फुल स्केल वार डिक्लेयर किया था। तब से यूक्रेन पूरे नेटो का हेल्प लेकर के रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा है, और आए दिन एक नया डेवलपमेंट सामने आता है और पता चलता है कि यूक्रेन की हालत दिनों दिन और पस्त होते जा रही है। पूरा नेटो मिल के भी रशिया का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पा रहा है। हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्वेजियन नेसम्स की, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, और ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के अगेंस्ट एक एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसे जॉइंटली डेवलप किया गया था, रैथियन यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, एंड कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस जो नॉर्वे की है, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। और इसे रिसेंटली रशिया ने ये क्लेम किया है कि उसने इसे मारकर ध्वस्त कर दिया है। सो दैट इज़ ए वेरी बिग न्यूज।
नेसेम्स की बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला नेटवर्क्ड शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। नेटवर्क्ड यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से भी नेटवर्क करके बहुत ही अच्छे से पूरी सिंक्रोनाइजेशन के साथ आने वाले मिसाइल को अटैक कर सकता है। और इसके पास देखो इस तरह के ये जो 6 मिसाइल का एक पूरा सेट है, ऐसे ऐसे 3 सेट इसके पास हमेशा रहते हैं, यानी कि 6 इंटू 3 यानी 18। और सिंस ये नेटवर्क्ड होते हैं, अलग अलग जितने भी नेसेम्स हैं सिस्टम, ये सारे नेटवर्क होने के कारण अगर 100 किलोमीटर अवे भी कोई सिस्टम पड़ा हुआ है तो वो भी अटैक कर सकता है एक साथ। और इट कैन इंगेज 72 टारगेट साइमल्टेनियसली इन एक्टिव एंड पैसिव मोड्स। एक्टिव हो तो भी और पैसिव हो तो भी ये ऑटोमेटिक इसका रडार डिटेक्ट करेगा कि मिसाइल कहीं से आ रहा है, और ये ऑटोमेटिक इस मिसाइल को या ड्रोन को या फिर फाइटर क्राफ्ट को टारगेट को लॉक करके यहाँ से ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्च होगा और यहाँ आकर ये ब्लास्ट कर देगा इसको। और रशिया का क्लेम है कि मैंने इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया है। सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। इट यूजेज AIM-120। AIM-120 जो है ये अपने आप में अमेरिका का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स में से एक माना जाता है। AIM-120 AMRAAM, AAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल है, which have been modified for ground launch and have an engagement range of about 30 kilometers। और ये अब तक में 2005 से अगर हम बात करें तो 13 कंट्रीज इसे यूज कर रही है। ये 13 कंट्रीज के नाम यहाँ आपको दिए गए हैं। सो आफ्टर दिस न्यूज वी कैन से कि रशिया यूक्रेन वार में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, मैनी एक्शन एंड इट्स रिएक्शन। हमें क्या याद रखना है? हमें याद ये रखना है कि नेसेम्स जो है वो है एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंक्लूडेड है, और ये नॉर्वे और यूएसए ने मिलकर डेवलप किया था। 13 कंट्रीज में ये डिप्लॉयड है इंक्लूडिंग यूक्रेन। रिसेंटली स्टेट ऑफ जिब्राल्टर वाज इन न्यूज बिकॉज ईरान ने यह धमकी दी है, ऐसा थ्रेटनिंग दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बॉम्बिंग करना बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, तो फिर वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को बंद कर देगा या मेडिटरेनियन सी को भी बंद कर देगा, ऐसा ईरान ने कहा है। और ऐसा कहने के पीछे उसका क्या तर्क है ये किसी को समझ में तो नहीं आ रहा है, बिकॉज ईरान हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द मेडिटरेनियन सी इटसेल्फ। ईरान खुद तो मेडिटरेनियन सी में जा नहीं सकता है और इसका डायरेक्ट कोई एक्सेस तो है नहीं, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली ऐसी धमकी दी है। लेकिन जहाँ तक मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स को देखा जाता है या फिर शिया सुन्नी का जो पॉलिटिक्स होता है उसे देखा जाता है, तो समझ में आता है कि जो लेबनान का हिजबुल्ला नेटवर्क है और सीरिया का कुछ एलाइड मिलिशिया है वो ईरान से थोड़ा-सा बैक्ड है, यानी ईरान उसको समर्थन देता है। लेकिन वो भी तो बहुत दूर है, सीरिया यहाँ है और लेबनान भी इसी जगह कहीं है, तो ये बहुत दूर हो जाता है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो वहाँ से ये काफ़ी दूर है। हो सकता है यहाँ के कुछ इसके फाइटर्स के ऑन द बेसिस ऑफ दोज़ फाइटर्स ईरान ने ऐसा क्लेम किया हो कि वो ऐसा कर सकता है। यानी कि उसने खुली चुनौती यूरोपियंस और यूएसए को दिया है कि अगर आपने इजराइल के द्वारा गाजा पर बॉम्बिंग नहीं रुकवाया तो फिर हम ऐसा करेंगे। तो बात चाहे जो भी हो, आगे जो भी होना होगा हम तो उसे न्यूज़ में देखेंगे ही, लेकिन हमें एक बार देख लेना है कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है। तो ये फुल्ली ज्योग्राफिकल फैक्ट का एक टॉपिक है। तो इट इज़ ए नैरो वाटरवे, ये बहुत ही नैरो वाटरवे है। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि इस तरफ भी एक सी बॉडी है यानी मेडिटरेनियन सी है और इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, एंड बीच में ये बहुत ही नैरो बॉडी है। और अंटिल द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल, जब ये स्वेज कनाल बन के रेडी हुआ था, आप देख सकते हैं ये रहा आपका स्वेज कनाल। तो स्वेज कनाल यहाँ है। तो स्वेज कनाल, जब तक स्वेज कनाल नहीं बना था यानी कि 1869 से पहले मेडिटरेनियन सी में जाने का यही एक रास्ता था। अगर इंडिया से किसी को मेडिटरेनियन सी जाना है तो वो केप ऑफ गुड होप होते हुए इस तरफ से घूम के ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए उसके बाद ही ये इटली या रोमानिया या ऑस्ट्रिया, टर्की, कहीं भी अगर सी रूट से जाना होता था तो ऐसे ही जा सकता था, बिकॉज तभी तो स्वेज कनाल था नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि 1869, ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर के या कॉलोनियल टाइम से लेकर के 1869 तक का टाइम के लिए ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट वाटरवेज में इसकी गिनती होती है। पर डे 300 शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। अगर पर 5 मिनट बात करें तो एक शिप हर 5 मिनट में आपको यहाँ से गुजरता हुआ दिखेगा। बॉर्डर्स की बात करें तो ध्यान देना यहाँ
नॉर्थ में स्पेन है और स्पेन के साथ साथ जिब्राल्टर में एक छोटा सा एरिया है जो यूके का है, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वहाँ का है ब्रिटेन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्राल्टर। ये छोटा सा एरिया है जो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो साउथ में मोरक्को है, लेकिन साथ साथ मोरक्को के यहाँ पर सियोटा है, ओके, सियोटा। आई एम सॉरी इफ आई कांट प्रोनाउंस इट वेल। तो ये सियोटा है जो स्पेन के कंट्रोल में है। तो नॉर्थ में भी यूरोपियन कंट्री का कंट्रोल है और साउथ में भी यूरोपियन कंट्री का कंट्रोल है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 58 किलोमीटर लॉन्ग है। और सबसे नैरो पॉइंट पर, जो सबसे नैरो पॉइंट है इसका, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो सबसे नैरो पॉइंट है, इसकी लेंथ या विड्थ जो भी आप कह लीजिए, मात्र 13 किलोमीटर रह जाती है, ओके, मात्र 13 किलोमीटर। और दिखता भी है, यानी कि ये देखो, ये यूरोपियन पिलर ऑफ हरक्यूलस इसे कहा जाता है। तो कुछ फोकलोर इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखने पर इस तरफ ये अफ्रीका का पार्ट दिख जाता है। तो नॉर्थ अफ्रीकन शोर, जेबल मूसा इन द बैकग्राउंड आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, ये जो माउंटेन है पिलर ऑफ हरकुलस, इसका कुछ वहाँ पर फोक टेल्स है। ये रिलीजियस वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियंस के लिए, ओके। और 300 टू 900 मीटर्स का डेप्थ देखा जाता है यहाँ सी में। एंड इट फॉर्म्स ए सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द हाई प्लेट्यू ऑफ स्पेन एंड द एटलस माउंटेन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो यहाँ पर हाई प्लेट्यू है और इस तरफ तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर एटलस माउंटेन है, ओके। Geological studies have revealed that the strait was formed due to the northward movement of the African plate towards the European plate. An important port located on the strait is the Moroccan port of Tangier made near Tangier. तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड था इससे, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई होप एग्जाम में आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाएंगे, ओके। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने लेप्रोसी को अपने स्टेट ओडिशा के लिए एक रिपोर्टेबल डिजीज डिक्लेयर किया है। सो लेप्रोसी है क्या? लेप्रोसी जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है। देयर आर सम स्टिग्मा कनेक्टेड विद दिस डिजीज। वो सारे स्टिग्मा ऑब्वियसली दे आर सुपरस्टिशियस, वो सब अंधविश्वास है। लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज caused by a type of bacteria mycobacterium leprae। और इसी लेप्रे के कारण लेप्रोसी इस डिजीज का नाम है, इस बीमारी का नाम लेप्रोसी इसी बैक्टीरिया के कारण है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेकिन इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस, इसके कारण भी ये बीमारी होता है। तो इट यूजुअली टेक्स अबाउट 3 to 5 years फॉर सिम्टम्स टू अपीयर। अगर किसी भी पर्सन को ये बैक्टीरिया से किसी भी तरह का इंटरकोर्स होता है, उसके नोज या माउथ होते हुए, ओके, नोज या माउथ होते हुए ये बैक्टीरिया अगर उस पर्सन के भीतर जाता है, तो 3 to 5 years लेटर कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। और सिम्टम धीरे धीरे अगर कॉम्प्लिकेट हो जाएं तो देखो ये क्या करता है। सबसे पहले तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, उसके बाद उसके पेरिफेरल नर्व्स को, एंड देन म्यूकोसल सर्फेसेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड देन आइज। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ जाती है इस लेप्रोसी के कारण। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, परमानेंट डैमेज टू द नर्व्स, डैमेज टू द लेग्स, आर्म्स, नोज, फेस, मसल, ब्लाइंडनेस और ग्लाउकोमा, किडनी फेलियर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो बहुत ही एक ब्रॉड इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है पूरे बॉडी पर इस बैक्टीरिया का, और जहाँ जाता है उस बॉडी के पार्ट को ये बेकार कर देता है। इट में ऑल्सो स्ट्राइक द आइज and the thin tissue lining the inside of the nose, kidneys and male reproductive organs. If left untreated और right time पर proper medication या treatment ना दिया जाए person को, then the disease may cause progressive and permanent disability. It is a neglected tropical disease, NTD। आप सबको पता होना चाहिए कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में वहाँ ज़्यादा फैलता है जहाँ वाटर सेफ्टी, सैनिटेशन और एक्सेस टू हेल्थ केयर सब स्टैंडर्ड हो, यानी कि कम हो। पोरेस्ट रीजन में ये ज़्यादा फैलता है, उसी को NTD कहा जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का जो लिस्ट है ये WHO जारी करता है, और हाल ही के एक टॉपिक में मैंने इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था, NTDs के बारे में। अभी लेप्रोसी की बात करें तो ये सभी एज में हो सकता है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो चाहे वो ओल्ड एज हो, हर एज में लेप्रोसी फैल सकता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेकिंग हैंड्स, हगिंग, शेयरिंग मील्स और सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर,
इन सारे चीज़ों से लेप्रोसी नहीं फैलता है, नॉट स्प्रेड। ये तभी फैलेगा जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसका कि ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, उसके माउथ या नोज का कोई ड्रॉपलेट निकल कर किसी हेल्दी पर्सन के माउथ या नोज के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर कोई खुले स्किन जहाँ पर किसी तरह का कोई वॉन्ड है, घाव है, वहाँ अगर पड़ जाए तो शायद ट्रांसमिशन हो सकता है। और ट्रांसमिशन हो भी जाए तो वो सिम्टम 3 से 5 साल बाद दिखेगा। कभी कभी तो 20 वर्षों के बाद भी दिखता है, लेकिन तब तो स्थिति बहुत ही सीरियस हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। मेन सिम्टम ऑफ लिप्रेसी इज डिसफिगरिंग स्किन सोर्स। तो स्किन में कुछ ऐसे धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, स्किन में लंप्स दिखने को शुरू होते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ बम्प आ जाता है, ओके, उभार आ जाता है, उठ जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, दैट डोंट गो अवे आफ्टर सेवरल वीक्स और मंथ्स। और कई महीने सप्ताह बीत जाए फिर भी वो ना जाए शरीर से, देन माना जाता है कि लेप्रोसी का सिम्टम आ गया है। नर्व डैमेज कैन लीड टू लॉस ऑफ फीलिंग। जहाँ कहीं भी ये होता है तो वहाँ से लॉस ऑफ फीलिंग आ जाता है इन द आर्म्स एंड लेग्स। मसल वीकनेस देखने को मिलता है, ओके। ग्रोथ ऑन द स्किन, जब भी ऐसा लंप होता है तो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। आई प्रॉब्लम दैट में लीड टू ब्लाइंडनेस। अल्सर ऑन द सोल्स ऑफ द फिट। इस तरह का सिम्टम जब देखने को मिलता है तो माना जाता है कि वो लेप्रोसी के सिम्टम्स हैं। और भी कई डिजीज के सिम्टम ऐसे हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो इट इज़ क्यूरेबल विद अ मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी। जैसे ही ये एमडीटी का इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो अगर ये अर्ली स्टेज में हो जाए तो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, डिसेबिलिटी आ गई है तब ये एमडीटी कुछ और तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन अगर पहले ही इलाज शुरू हो गया है तो उस व्यक्ति में डिसेबिलिटी नहीं आएगी। मोreover द पेशेंट स्टॉप्स द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन रुक जाएगा। अगर किसी पर्सन ए का इलाज चल रहा है तो उस पर्सन ए से फिर वो बीमारी दूसरे किसी पर्सन में नहीं होगा। ये ट्रांसमिशन का साइकिल रुक जाता है जैसे ही एमडीटी थेरेपी शुरू होता है। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था, which is a centrally sponsored health sector scheme, okay, under the national health mission। obviously ministry of health and family welfare, government of india इसे देखती है। and the program is headed by deputy director of health services leprosy under the administrative control of the directorate general health services, government of india। बेसिकली हमें यहाँ क्या देखना है, इंडिया में पर 10,000 अभी जो लेप्रोसी इन्फेक्टेड पीपल की नंबर है, पर्सन का नंबर है, वो लेस देन 1 है, ओके। 1 से कम व्यक्ति ही पर 10,000 के पॉपुलेशन में लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 1 से अधिक भी है नंबर। जैसे बिहार में हर 10,000 में 1.06 पर्सन को लेप्रोसी है। झारखंड में हर 10,000 में 1.01 पीपल को लेप्रोसी है। ओडिशा में ये नंबर 1.39 है, एंड छत्तीसगढ़ में ये नंबर 2.04 है। और सबसे अधिक है दादर एंड नागर हवेली में, जहां पर 10,000 के पॉपुलेशन में 4.81 पर्सन लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है। और यही रीजन है कि ओडिशा ने इसे एक रिपोर्टेबल डिजीज डिक्लेयर किया है। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड फॉर योर एग्जामिनेशन। Recently, the Union Minister of Environment and Forest issued a draft notification declaring a 1 kilometer area from the boundaries of the Pong Dam Wildlife Sanctuary in Kangra district as an eco-sensitive zone. So this was in news, Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary. At first, some facts about Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary. सो इट इज़ सिचुएटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर भी है, ऑल्सो नोन एज पोंग रिजर्वायर और पोंग डैम लेक। सो ऑल द थ्री नेम्स बिलोंग टू द सेम रिजर्वायर विच इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। 1975 में इसका क्रिएशन हुआ था बाय बिल्डिंग द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया ऑन बीस रिवर। हिंदी में इसे व्यास रिवर भी कहा जाता है। इसे वेटलैंड जोन ऑफ द शिवालिक हिल्स में क्रिएट किया गया था, नेम्ड इन द ऑनर ऑफ महाराणा प्रताप। ऑल ऑफ अस नो द रिजर्वायर ऑफ द लेक इज अ वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप सबको पता रहना चाहिए कि ये रिजर्वायर यानी वाटर बॉडी जो है, ये 24,529 हेक्टेयर लैंड एरिया कवर करता है, और वेटलैंड उसमें से 15,662 हेक्टेयर्स कवर करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि
यहाँ पर जो डैम बना था पोंग डैम, इस पोंग डैम के कारण वाटर का फ्लो रुका तो फिर बहुत बड़ा रिजर्वायर बना जिसमें कि वेटलैंड्स भी यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स के फॉर्म में बन गए हैं या आसपास के जो एरिया हैं वो वेटलैंड्स हैं। तो यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स देखे जाते हैं और भी बहुत सारे फेनोमेनन यहाँ पर देखे जाते हैं और यही कारण है कि हाल ही में इसे एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एंड इन 2002 इट वाज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज सब ट्रॉपिकल। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ बहुत अधिक देखे जाते हैं, इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन माना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के टर्म्स में along with a number of endemic species. सेवरल ट्री स्पेसीज देखा जाता है जिसमें एडिबल फ्रूट होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत काम आते हैं। ऑल्सो सम सबमर्ज एक्वेटिक वेजिटेशन। लेकिन यहाँ होता क्या है कि वाटर का लेवल अप डाउन होता रहता है तो सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन में उतना अधिक कंसिस्टेंसी हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। जो वेटलैंड्स है वहाँ हमें एकेसिया, जामुन, शीशम, मैंगो, मलबेरी, फिकस, कचनार, आंवला, प्रूनस ये सब ट्री देखने को मिलते हैं। फौना की बात करें तो सांभर, बार्किंग डियर, वाइल्ड डियर, नीलगाय, क्लाउलेस, ओटर एंड लियोपार्ड्स देखने को मिलते हैं। एवी फौना यानी बर्ड्स की बात करें तो बार हेडेड गीज, पिनटेल्स, कॉमन पोर्चार्ड्स, कूट्स, ग्रेबेस, ओके, ये सारे बर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं अक्सर। सो वी शुड नो कि हाल ही में पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। सो वी शुड नो दिस फैक्ट, मे बी it could work in examination. So that's all for today, but before leaving I want to say you something. Your any kind of interaction, your like, comment, share or subscribe provide us enormous energy to stand and bring such session daily. So मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए keep growing, keep studying.